उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी पेट के लिए ये दूसरा टेस्ट है हमारा और इसमें हम मैथ छोड़ के बाकी सब कुछ करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य लिखे गए जो वेद थे और उनके बाद में जो भी लिखा गया उनका एक क्रम है, तो पूछ रहा है कि कौन सा सही क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई जिसमें 4 वेद थे, उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद में आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है, और जो इसी चीज़ में जो वेद थे वो 4 थे, आप लोगों को पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, और यजुर्वेद, यही क्रम रहा है इनका, और अथर्ववेद। अच्छा, इनके अंतर्गत ही ब्राह्मण होते थे। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण होता था, ऐतरेय, ठीक है। सामवेद का होते थे षड्विश पंचविश, है ना। इसका षड्विश पंचविश, इसका सामवेद का होता था षड्विश पंचविश। यजुर्वेद का होता है शतपथ, कौन, शतपथ। और अथर्ववेद का होता है गोपथ। कभी कभी ये भी पूछ लिया करते हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत तो ब्राह्मणों को फिर इन्हीं के, देखो क्या होता था, ये जो वेद थे, वेद को सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई, मतलब ब्राह्मण लिखे गए। और उसके बाद में इन्हें, मतलब वेदों पे ही टीकाएँ, ब्राह्मण पे ही टीकाएँ आरण्यक थीं। लेकिन ये क्या था, ये जो ऋषि लोग लिखते थे या जो लोग लिखते थे वो जंगल में रह के जो लिखते थे। उपनिषद ये गुरु के समीप रह के जो लिखे गए वो उपनिषद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अथर्ववेद को हटा देंगे तो ये जो 3 वेद बचते हैं इनको वेद त्रयी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ यहाँ से हो गए आपके। बाकी इनके अंतर्गत जो सामवेद था ये संगीत को समर्पित था, है ना। अथर्ववेद में जादू टोना था, विज्ञान थी। यजुर्वेद में जो चिकित्सा से संबंधित थे। और ऋग्वेद में जो ऋचाएँ थीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बढ़ जाते हैं आगे। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है। तो इसमें क्या होता है, उपवास द्वारा प्राण त्याग किए जाते हैं। जैन धर्म की एक मान्यता है कि इसको संलेखना भी कहते हैं और कहीं कहीं आपको संथरा भी देखने को मिल जाएगा। जैन धर्म की एक मान्यता है कि अपने स्वेच्छा से जब आपको लगे कि हाँ अब सब ठीक है और अब मुझे यहाँ से विदा लेना चाहिए, तो अपने स्वेच्छा से क्या करें, खाना पीना छोड़ दें और वो उपवास के द्वारा आपके प्राण त्याग दीजिए। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उनके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था। अकाल की स्थिति से, इसी स्थिति से जो निपटने में असफल होने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था। ठीक है, और एक विद्वान थे भद्रबाहु, उनके साथ श्रवणबेला जो कि मैसूर में है, वहाँ पे चले गए थे और इसी संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये एक बड़ी घटना थी, इसलिए मैंने आपको बताई। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंघली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी। तो ये कौन थे, बोध गया में ये समुद्रगुप्त थे। ठीक है, बोध गया में जो सिंघली भिक्षु थे, इनके लिए विहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दी थी। समुद्रगुप्त का ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, समझते होंगे इसके बारे में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने कराया था। तो दिल्ली में हौज खास का अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, इसका हमने कल टाइम पीरियड बताया था, आप लोगों को याद हो तो बताइए हमको। 1296 से 1316 तक खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और दूसरा शासक पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो हौज खास जो बनवाया था, और इसने दिल्ली में एक सीरी नामक नगर की स्थापना की थी। सीरी नगर की स्थापना भी इसने की थी और हौज खास हो गया। इसे हौज खास का दूसरा नाम हौज रानी भी है, हौज रानी भी है, इसको भी ध्यान रखना, कभी ये नाम लेके पूछ ले। और ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था। तो सबसे पहले जानो कि अष्टप्रधान थे किसमें। तो शिवाजी के जो दरबार था उसमें 8 लोगों से मिलकर उनका दरबार बनता था और वहाँ पे अष्टप्रधान के वो संज्ञा दी जाती थी। ऐसे अष्टदिग्गज जो होते थे वो कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय संगम वंशी शासक उनमें होते थे। और ऐसे ही 9 रत्न किसमें होते थे, 9 रत्न तो अकबर में होते थे, 9 रत्न। ठीक है, अकबर में। तो कह रहे हैं कि इसको विघटन किसने किया था। तो इसका विघटन संभाजी ने कर दिया था। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य में संभाजी के समय लगातार जो षड्यंत्र हो रहे थे, इसके कारण जो इनका शासन था वो प्रभावित हो रहा था और इसलिए
जो इन्होंने क्या कहा कि जो मराठा नायक हैं, जो वो अष्टप्रधान के हिस्सा थे, उन जो वही कुछ कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया था, इन्होंने विघटन कर दिया था। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करो। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कांग्रेस संस्था के बारे में कहा जा रहा है और ये कर्जन ने कहा था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डफरिन दिया गया 1885 में डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, और जब कर्जन था, कर्जन कह रहा था कि ये अब जा रही है। ठीक है, पढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इन्होंने अहमदाबाद हड़ताल, ध्यान रखना, अहमदाबाद में भूख हड़ताल की बात सबसे पहले अहमदाबाद 1918 में गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी गांधी जी ने जो की थी। यहाँ पे क्या था, मजदूरों को कम मजदूरी देने के प्रश्न पर गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किया गया था और कहा था ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। INA की स्थापना यहाँ पे बाकी दिए गए हैं। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। बारडोली 1928 में। रॉलेट सत्याग्रह, जो इसको कहते थे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, इसे काला कानून कहते थे। इसी के विरोध में जो है जनसभा संबोधित हो रही थी, जहाँ पे जलियांवाला बाग हो गया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखना। INA की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो ये सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, INA का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। इसका गठन होता है 1942 में। देखिए, एक व्यक्ति थे मोहन सिंह। कौन थे? ध्यान रखना, मोहन सिंह। मोहन सिंह ने की थी कहाँ पे? सिंगापुर में। जो है आगे चल के 4 जुलाई 1943 को, ध्यान रखना, 4 जुलाई 1943 को इसका नेतृत्व सुभाष बाबू ने किया था। किसने किया था? सुभाष बाबू ने किया था। 1943 यही संगठन था, यही संस्था थी। इसका मोहन सिंह ने इसको स्थापित किया था और 4 जुलाई 1943 को सुभाष बाबू इसकी कमान संभाल लिए थे। ठीक है, तो मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने जो थे, ये दोनों लोग मिलकर फिर से कमांडर थे, उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, अच्छा, प्रीतम सिंह और फूजीहारा भी इनकी मदद कर रहे थे। ये भी शब्द जुड़ जाते हैं, किससे संबंधित थे, तो ध्यान रखना, प्रीतम सिंह थे और एक थे फूजीहारा। ठीक है, इनकी मदद की थी। तो ये लोग भी INA से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, एक डेट और है यहाँ पे, आप लोग याद कर लेना, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन का ऐलान किया था। अस्थायी सरकार, आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन का ऐलान किसने किया था? सुभाष बाबू ने, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और जो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को जो फिर से एक बार खड़ा किया था, मतलब उसमें अपना जब ये यहाँ पे ये कमान संभालते हैं, तो यहाँ पे रेजिमेंट का गठन किया था इन्होंने। तो एक का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और ये महिला ब्रिगेड का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड और एक का नाम था गांधी ब्रिगेड। ये 4 ब्रिगेड जो इन्होंने स्थापित की थी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम कहाँ किया गया? मैंने शायद कल बताया था, ये 1896 में किया गया था। ठीक है, 1896 भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा जो रचित है वंदे मातरम का सर्वप्रथम यहाँ पे गाया गया था। और जो एक और फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखो कि अरविंद घोष जी जो हैं, अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन दांडी मार्च से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के दौरान कहा गया, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? सिक्किम, देखो कल हमने किया था क्या म्यांमार को, आज भूटान की बात कर रहा है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो कह रहा है कि किसकी नहीं मिलती है, तो आप अपने मैप में देखना, क्या मेघालय की सीमा भूटान से मिलती है? तो नहीं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे असम आ जाता है, यहाँ पे
और ऐसे मेघालय है, यहाँ पे असम, यहाँ पे फिर पश्चिम बंगाल का सीमा, यहाँ पे भूटान है, तो मेघालय की सीमा नहीं लगती है, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, जहाँ क्या, देखिए जहाँ क्या होता है तापमान नहीं, ये सबसे मोस्ट चीज़ ये है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ झाड़ी युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, झाड़ी, ठीक है, झाड़ी युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जो एक चीज़ ध्यान रखना, झाड़ी ऊपर से तो छोटी हो सकती हैं लेकिन इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, क्योंकि पानी की तलाश में वो ज़्यादा नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा है, तो वो अटाकामा है। अटाकामा मरुस्थल है, कहाँ है ये चिली में है। अटाकामा कहाँ है, चिली में है, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जब ग्रीनविच, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, जब ग्रीनविच में मध्याह्न के एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, क्या कह रहा है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, अच्छा, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, सॉरी, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, ठीक है। तो ये 75 पूर्व, हाँ 75 पूर्व होगा, ये ग्लोब होता है। कह रहा है कि जो ग्रीनविच मध्याह्न है, यहाँ पे मध्याह्न मतलब 12 बजा हुआ है, तो एक जगह 5 बजा हुआ है, तो वो 5 बजा हुआ है, तो देखो ऐसे ध्यान रखो, बाकी तो बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन मैं एक मोटी मोटी चीज़ बताता हूँ। सूरज पूरब में उदय होता है, ठीक है, यहाँ 12 बजा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा ना, तो यहाँ पहले जल्दी समय हो जाएगा, जल्दी सुबह हो जाएगी, तो यहाँ 5 बजा हुआ है, तो पूर्व में होगा। ये मोटा है, बाकी बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे इसका कॉन्सेप्ट है, को कॉन्सेप्ट की क्लास में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी ज्वार बनाती है, तो यहाँ पे हुगली ये नदी कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, और ये गंगा की एक शाखा है, और बंगाल की खाड़ी में ही समुद्र में ये मिलती है, और ये उच्च ज्वार की स्थिति यहाँ पे बनती है, ठीक है। लगभग 7-7 मीटर के ऊंचे लंबे ज्वार आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है, तो देखिए कहाँ अभ्रक, हाँ हजारीबाग, गया, मुंगेर, कोडरमा। गया मुंगेर बिहार में है, कोडरमा झारखंड में है। तो ये अभ्रक एक चीज़ ध्यान रखना, अभ्रक जो होता है ये आध्यात्मिक खनिज है, आध्यात्मिक खनिज है, धात्विक नहीं है, ठीक है। इसका जो भंडारण है ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाया जाता है, और भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा पेटी में पाई जाती है, इसको मैं ध्यान में रखा। भारतीय राष्ट्रीय, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड लाग तो है। भारतीय राष्ट्र, यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से उद्धृत है, तो देखिए कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के, ठीक है, ध्यान रखना, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन, और विधियों का समान संरक्षण तो ये अमेरिका से लिया जाता है, ठीक। पढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। कह रहा कि यहाँ पे कौन निर्देशक विषय हैं, कौन से नहीं हैं, तो इनकी पहचान करना है, इनके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से करें कि निर्देशक सिद्धांत में कौन सा है, क्या मद्य निषेध है, तो बिल्कुल कहा गया है कि मद्य निषेध है, और फैक्ट्रियों कारखानों में बल श्रम निषेध है, ये भी है, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध है, अस्पृश्यता का निषेध तो यहाँ पे नहीं है, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि विषय है, तो संविधान के जो भाग 4 है, ध्यान दो, 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है। एक वहाँ पे आर्टिकल है 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों में पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेगी, और मद्य पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये है, करेगा, ठीक है। जब तो ये वाला हो जाए, तो बाकी अगर हम देखा जाए तो सूक्ष्मता से देखा जाए तो जो फैक्ट्री में बलात्, ये तो मूल अधिकार में भी है, बेगार वाला जो मूल अधिकार है, और अस्पृश्यता का भी मूल अधिकार है, तो एक वाला यही मिलता है, यानी कि सिर्फ एक, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ 17 में से केवल एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। कह रहा है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ये इस प्रावधान
जो मतलब किससे ग्रहण किया गया है, तो ये भारत सरकार 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार जो भारतीय संविधान का भाग 12 है, भाग 12 उसमें अनुच्छेद है 268 से 281 तक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। और ये भारत सरकार के जो अधिनियम आया था 1935 में, उससे जो उसी को यहाँ पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पर संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा किया जाता है और इसका आर्टिकल होता है 125, इसको ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? अच्छा, देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, हाँ बिल्कुल मिलता है। कृषि आय पर कर नहीं, ग्राम पंचायत कृषि आय पर कर नहीं लगाती है, तो यही नहीं है। ऐच्छिक दान या उपहार बिल्कुल होता है। और संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, जानवर वगैरह पे कर लगा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये कृषि आय पर तो बिल्कुल कर नहीं लगाता है ग्राम पंचायत। तो हमको कह रहा था कि साधन नहीं है, तो यही बी वाला हमको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लघु पथन के समय परिपथ के में विद्युत धारा का मान, तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? कृत्रिम वर्षा हेतु तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त एक पदार्थ है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन कहलाता है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो खसरा, पोलियो, रेबीज, एड्स, कौन सा नहीं है? तो मुझे तो लग रहा है सब हैं। ऊपर में से कोई नहीं। फिर इसका आंसर जो ये होता है पोलियो वायरस होता है। ठीक है, एड्स वायरस सब, तो ई वाला आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि खसरा, रेबीज, एड्स, पोलियो ये सब वायरस जनित रोग हैं। और जैसे कि देखो, खसरा का होता है मरबिली वायरस। ठीक है, और रेबीज का तो पता ही, रेबीज होता है। पोलियो का होता है पोलियो माइलाइटिस। ठीक है, एड्स का तो HIV होता है, सबको पता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी, तो कब लागू की थी? देखिए 78 से 79। जब पंचवर्षीय प्लान नहीं लागू थे, तो जनता दल की सरकार आई, उन्होंने पंचवर्षीय प्लान को निलंबित कर दिया था। तो ये 1 ईयर की लेके आते थे पॉलिसी, उसको अनवरत प्लान कहते थे। ठीक है, आगे करते हैं। GST किस तरह का कर है? तो GST किस तरह का कर है? जो बहुत सरल क्वेश्चन है। एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जो देता है कर वो जान नहीं पाता है कि हम कोई कर दे रहे हैं। कब से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, और इसके आगे बढ़ जाते हैं। हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी थी? पहली। ठीक है, हेराल्ड डोमर पहली। नगर विमान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है? तो देखो का यहाँ पे इसका नाम होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये ऐसे ही है, इसका कोई इंग्लिश में फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ए का मतलब होता है आम, यानी कि ए मतलब होता है आम। ये अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जॉन लॉक संबंधित हैं इससे। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? तो कुछ धर्म पूछा गया यहाँ पे। ये लद्दाख में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है हेमिस, और पारसी, हिंदू, इस्लाम, जैन। तो मुझे तो लगता है बौद्ध यहाँ पर होना चाहिए, जो कि नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ई वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध मठ है हेमिस में और वहीं पर यह मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है, तो 19 नवंबर को, अच्छे से पता होगा। 2024 की थीम क्या थी? शौचालय और शौचालय शांति के लिए, कुछ ऐसा था, पीस एंड करके था। आप लोग देखना, मुझे बताना। ठीक है, कमेंट करना, कमेंट तो करते नहीं आप लोग हैं। एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय
एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। टेस्ट सीरीज थोड़ा ये इसकी भाषा भी अच्छी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है पहली बार में। यहाँ पे कह रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम, तो यहाँ पे के डी यादव जी हैं, इन्होंने व्यक्तिगत पदक जीता था, भारत के पहले एथलीट थे व्यक्तिगत पदक जीतने वाले। कब? 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, इन्होंने जीता था। और कहाँ हुआ था? तो ये हेलसिंकी में हुआ था, हेलसिंकी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। देखिए पूर्वी का कोलकाता है, हाँ, और पश्चिमी का है हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। और उत्तरी कमान है उत्तराखंड उधमपुर में, और दक्षिणी कमान है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी गलत है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, नहीं, ये कभी भंग नहीं होती, अनवरत चलती रहती है। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती, नहीं, हर दूसरे साल यहाँ से कुछ सदस्य जाते हैं लेकिन भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखो 106 किलोमीटर, 600 में कन्फ्यूज मत होना, 106 किलोमीटर है। इटली की राजधानी क्या है? तो देखिए इसमें यहाँ पे ताशकंद, माले, वेलिंगटन, ओस्लो, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं, यानी ई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है रोम, ठीक है। ताशकंद किसकी है? तो उज्बेकिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की है। न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। मालदीव की क्या है? माले है। और नॉर्वे की क्या है? आपकी ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी थी। कब बनी थी? 1963 में, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? अगर उनको देना जो पड़ता है तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति थी अपना राष्ट्रपति को देते हैं। अभी ठीक जगदीप धनखड़ ने दिया था। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के किस में? छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में है। और ये जो चंदेल शासक थे, यही लगभग 10वीं जो शताब्दी में, ईस्वी में उन्होंने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर जो है, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सबसे प्रमुख मंदिर है, ठीक है। अब मैथ आ जाती है, तो मैथ हमने बोला था हम नहीं करेंगे। देखिए अब कंप्रेंशन ये जो आया है, इसको आपको पॉज करके पढ़ लेना, और ये आप लोग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ये वाले इंग्लिश के, ठीक है। अब हम राइट देखते हैं हिंदी को, ठीक है। अगर इंग्लिश देखना चाहो तो देख भी सकते हो, मैं इनका आंसर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जैसे क्या नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी मेड, तो इसका जो आंसर है ये वाला है, द डिस्कवरी ऑफ द सेफायर विंग्ड, ठीक है। तो ये आपका बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लेना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज, तो इसका जो हो जाएगा, इसके कौन सा इसका मतलब टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है ये माइग्रेटरी जर्नी, ठीक है, सी वाला है। 53 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अच्छा कह रहे ये जो है बहुत बड़ा लिखा है, इसको छोटा कैसे? तो दैट विच द, यही वन वर्ड वाला है, दैट विच द इनकैपेबल ऑफ द बीइंग रीड और अंडरस्टूड, जो पढ़ने और समझने में इनकैपेबल है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे इलिजिबल, ठीक है, इलिजिबल, ठीक है। ये तो सरल था, आराम से कर लोगे। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी कि विलोम पूछ रहा है किसका? डिविस का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। 55 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। एग्स आर सोल्ड द डोजन। अब डोजन से पहले क्या लगता है? तो बाई लगता है, क्या लगता है? बाई, ठीक है, दर्जन में बेचे गए। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? स्थानपन्न गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ई वाला हो जाएगा। देखिए
इसका हो जाएगा स्थान, सही शब्द है, और फिर आपन्न होगा, आपन्न। ठीक है, तो यहाँ पे स्थाना है, अगर ये स्थान होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे स्थाना दे दिया गया तो स्थान आपन्न हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। गलत विलोमार्थक युग्म चुनना है। अचेत का सचेत होता है, अर्जन का वर्जन होता है, और आगत का अनागत होता है, ईष्ट का अभिष्ट नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ईष्ट का होता है अनिष्ट। लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है, उन्होंने बहुत दौलत कमाई, सही है भाई। इस साल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इस साल की कीमत बहुत ज़्यादा है, हाँ सही है। मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, ये भी सही है। दही बहुत खट्टी है, नहीं, दही पुल्लिंग होता है तो दही खट्टा हो जाएगा। ठीक है, दही खट्टा हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन मिल जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो मनुष्य कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक, बिल्कुल सही है। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी, बिल्कुल सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गोविंद स्वामी थे, सूरदास थे, छीत स्वामी थे, हरिदास थे। एक ट्रिक बताता हूँ, सबके नाम जो है कृष्ण के नाम पे ही हैं अक्सर, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, और यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं। तो ये आप लोग आराम से, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, आराम से इसको पढ़ लेना पॉज करके। जिनको भी पढ़ना हो, जिनको देना हो, इसको पूरा देखना हो कि हमारे कितने बन रहे हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मुझे बताना है तो मैं बता दूंगा कि जैसे गद्यांश में कायर किसको माना गया है, तो जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले उसे कायर माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। भाग्य को कौन दोष देते रहते हैं, ये पैराग्राफ से तो पढ़ के करने ही हैं, बाकी ये बिल्कुल सही भी हैं। कौन दोष, जो प्रयत्न करने के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, वो करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। तो ये मुझे मानना है कि ये आप लोग इसको पढ़ के कर लोगे आराम से। तो जीएस और हिंदी यही क्वेश्चन हमको करवाने थे, और ये हो गए हैं। इसके बाद में ये पैराग्राफ के बाद में मैथ होगी, और मैथ आप लोग करना। ठीक है, थैंक यू।